में बैठे होंगे जो खेती करते होंगे, एग्रीकल्चर किसान होंगे, तो खेती करना आसान है या मुश्किल है? खेती करना सर बहुत आसान नहीं है। जो लोग खेती करते हैं ना उनको पता है कितना मुश्किल है। और आने वाले समय में देखिए खेती के लिए जरूरत है जमीन की। आज जमीन कम है, आज जमीन कम है, आने वाले 10 साल 15 साल के बाद जमीन एक ऐसी चीज है जिसको आप बढ़ा नहीं सकते, जितनी है उतनी रहेगी। तो आज अगर खेती मुश्किल है, आज जमीन कम है, तो आने वाले समय में और कम होगी। अगर आपके पिताजी के 4 एकड़ जमीन है और आप 4 भाई हैं, जब आप अलग अलग होंगे तो क्या होगा? चारों को 1-1 एकड़ मिलेगी। और आपके अगर 2 बच्चे हैं तो जब वो अलग अलग होंगे तो क्या होगा? आधा आधा एकड़ मिलेगी। और मैं एक चीज बोलना चाहता हूँ सर, बहुत अच्छी चीज है, हमें खेती करनी चाहिए, लेकिन खेती करके एक आदमी कभी अपने सपनों को पूरा नहीं कर सकता। आपने कभी नहीं सुना होगा एक किसान है उसका 10 करोड़ का बंगला है, आपने कभी नहीं सुना होगा एक किसान है उसकी 1.5 करोड़ की गाड़ी सड़कों पे दौड़ रही है। अपवाद कुछ हो सकता है, बट 99.99% खेती करके आदमी अपने सपनों को कभी पूरा नहीं कर सकता। दूसरी कैटेगरी हमारे बीच में बैठी होगी, कुछ साथी जॉब करते होंगे, गवर्नमेंट जॉब, प्राइवेट जॉब या लाला जी की जॉब। 3 तरह की जॉब होती है ना, गवर्नमेंट, प्राइवेट और लाला जी की जॉब। कुछ साथी गवर्नमेंट जॉब करते होंगे, कुछ साथी प्राइवेट जॉब करते होंगे, और कुछ साथी लाला जी की जॉब का मतलब क्या होता है? आप किसी एक व्यक्ति के नीचे काम कर रहे होंगे, कोई एक व्यक्ति आपका बॉस होगा, उसके नीचे आप नौकरी कर रहे होंगे। अच्छा, जॉब की बात करें सर, गवर्नमेंट जॉब की बात करें, 2004 से पहले गवर्नमेंट जॉब में होती थी पेंशन, और आज क्या है? गवर्नमेंट जॉब में है टेंशन। उस समय थी पेंशन, आज है टेंशन। प्राइवेट जॉब की बात करें, प्राइवेट जॉब बहुत टफ चीज है। अगर किसी भी कंपनी में आपको 10,000 15,000 सैलरी मिलती है ना, तो आपको 50,000 का काम करना पड़ता है। अगर आप 50,000 का काम करेंगे तो आपको 15,000 मिलेगा। लाला जी की जॉब यानी किसी एक व्यक्ति के नीचे आपको काम करना, वो तो सबसे मुश्किल है सर। वो व्यक्ति आपको एक्सप्लॉइट करता है। मैंने 2 साल एक व्यक्ति के नीचे काम किया है। जो काम आपको करने चाहिए, जिसकी सैलरी मिलती है, वो भी करना पड़ता है। जो जिसकी सैलरी नहीं मिलती आपको, वो भी काम करना पड़ता है। तीसरा काम है, हमारे बीच में कुछ प्रोफेशनल्स बैठे होंगे, डॉक्टर्स बैठे होंगे, इंजीनियर बैठे होंगे, सीए बैठे होंगे, लॉयर बैठे होंगे, पायलट बैठे होंगे हमारे बीच में। अच्छा, प्रोफेशनल बनना आसान है कि मुश्किल है? डॉक्टर बनना आसान है क्या? इंजीनियर बनना, सीए बनना, पायलट बनना, लॉयर बनना आसान नहीं है सर, बहुत मुश्किल है। 15 से 18 घंटे पढ़ना पड़ता है। और कितने साथी हैं जो 15 से 18 घंटे पढ़ सकते हैं? चंद साथी। सभी लोग नहीं पढ़ सकते 15 से 18 घंटे। और 15 से 18 घंटे पढ़ने के बाद भी डॉक्टर नहीं बनते। आज के टाइम में अगर मैं बात करूं, फैक्ट्स की बात करूं, सच्चाई की बात करूं, एक आदमी डॉक्टर बनना चाहता है ना, उसको मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लेने से पहले डोनेशन देनी पड़ती है। और डोनेशन लाखों में नहीं देनी सर, आज का समय ऐसा है, कंपटीशन का युग है, डोनेशन करोड़ों रुपए में देनी पड़ती है। यानी आज के टाइम में एक आदमी 15-17 घंटे पढ़ने के बाद भी अगर उसके पास 2 करोड़ रुपए नहीं है तो वो डॉक्टर नहीं बन सकता। और डॉक्टर बन भी जाते हैं तो सर 1% डॉक्टर होते हैं जो 10 लाख रुपए से ज्यादा हर महीने कमाते हैं। 99% डॉक्टर 1 लाख, 2 लाख, 2.5 लाख, 3 लाख रुपए, और जो उनका जो ओहदा होता है, जो स्टैंडर्ड होता है, जितना वो कमाते हैं ना, लगभग अपने स्टैंडर्ड को मेंटेन करने के लिए उनको खर्च करना पड़ता है। तो बात करते हैं सर, ये भी बहुत आसान काम नहीं है। चौथा कुछ साथी हमारे बीच में बैठे होंगे जो ट्रेडिशनल बिजनेस करते होंगे, दुकान जिनकी होगी, फैक्ट्री लगा रखी होगी, कुछ बड़े बड़े शोरूम जिन्होंने खोल रखे होंगे। अच्छा, ट्रेडिशनल बिजनेस आज से 20 साल पहले करना थोड़ा सा आसान था, आज उतना आसान नहीं है। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि बहुत सारे मेरे दोस्त हैं, मेरे जानकार हैं जो ट्रेडिशनल बिजनेस करते हैं, और वो बताते हैं कि 20 साल पहले प्रॉफिट मार्जिन खूब होता था, आज प्रॉफिट मार्जिन बहुत ज्यादा नहीं होता। जैसे मेरा एक दोस्त है, वो मोबाइल का बिजनेस उनका, वो मेरे को बताते हैं कि आज से 15 साल पहले 15,000 रुपए के मोबाइल पे हम 2,000 रुपए कमाते थे। और जो साथी हमारे बीच में बिजनेसमैन बैठे होंगे वो मेरी बात को समझ पा रहे होंगे। तो 15,000 के मोबाइल पे बोले 2,000 कमाते थे, आज 1 लाख रुपए का मोबाइल बेचते हैं केवल 200 रुपए के मार्जिन पे। क्यों? क्योंकि ई कॉमर्स का युग आ चुका है। लोग ऑनलाइन चेक करते हैं, लोग फोन पे बार्गेनिंग करते हैं, लोग सामने आके बार्गेनिंग करते हैं। अगर आप 200 रुपए मार्जिन पे बोले हम फोन नहीं बेचेंगे, तो हमारा पड़ोसी 200 रुपए मार्जिन पे फोन बेच देगा 1 लाख रुपए का, और वो हमारा जो ग्राहक है जो हमारे से फोन लेता था, वो पड़ोसी की दुकान पे शिफ्ट हो जाएगा। तो आज के टाइम में ट्रेडिशनल बिजनेस करना भी बहुत आसान नहीं है। और पांचवे हमारे बीच में कुछ साथी बैठे होंगे जो बेरोजगार होंगे ना, जो किसी ना किसी काम की तलाश में होंगे, है ना, जो चाहते होंगे कि जीवन में कोई काम मिले। तो लगभग ये 5 कैटेगरी हमारे बीच में बैठी होंगी। और मैं आपको एक चीज बोलना चाहता हूं सर, चाहे आप खेती करते हैं, चाहे आप गवर्नमेंट जॉब करते हैं, चाहे आप प्राइवेट जॉब करते हैं, चाहे आप लाला जी की जॉब करते हैं, चाहे आप डॉक्टर हैं, चाहे आप इंजीनियर हैं, चाहे आप सीए हैं, चाहे आप लॉयर हैं, चाहे आप कोई ट्रेडिशनल बिजनेस कर रहे हैं, कोई दुकान खोल रखी है, कोई फैक्ट्री आपने लगा रखी है, चाहे आप बेरोजगार हैं, आप सभी को कुछ भी कर रहे हैं ना, उसके साथ साथ आपको नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस या आरसीएम बिजनेस जरूर करना चाहिए। अच्छा, ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूं? मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूं सर कि जो
इन चीजों से जो आपको मिलता है और जो नेटवर्क मार्केटिंग से मिलता है, बिल्कुल एक डिफरेंट चीज है। क्यों करना चाहिए सर नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस? 5 पॉइंट मैं आपके बीच में लेके आऊंगा। वैसे तो हजार कारण है पैसिव इनकम के लिए नेटवर्क मार्केटिंग करना चाहिए। दुनिया में कोई भी काम कर रहे हो आप डॉक्टर बन जाओगे, आप इंजीनियर बन जाओगे, आप किसान हैं, आप ट्रेडिशनल बिजनेस करते हैं, आप नौकरी करते हैं, हर काम में एक्टिव इनकम आती है। एक्टिव इनकम का मतलब आप काम करते हो, आपके घर में पैसा आता है। जब तक काम करोगे तब तक आपके घर में पैसा आएगा, लेकिन जिस दिन काम करना बंद कर देंगे उसी दिन पैसा आना भी बंद हो जाएगा। इसको बोलते हैं एक्टिव इनकम। यानी जब तक आप एक्टिव रहेंगे तब तक पैसा आएगा, जिस दिन एक्टिविटी बंद उसी दिन पैसा आना बंद। ये दुनिया की एकमात्र ऐसी इंडस्ट्री है जिसमें पैसिव इनकम आती है। पैसिव इनकम किसको बोलते हैं कि आप एक लेवल तक आप इस बिजनेस को लेके चले गए, उसके बाद आपके काम की वैल्यू जीरो हो जाती है। काम की वैल्यू जीरो मतलब आप काम करते हो तो भी पैसा आता है, काम ज्यादा करते हो तो भी पैसा आता है, काम कम करते हो तो भी पैसा आता है। यानी आपके काम से पैसे का कोई लेना देना नहीं। इसको बोलते हैं पैसिव इनकम। दुनिया में डॉक्टर्स को एक्टिव इनकम आती है, इंजीनियर को एक्टिव इनकम आती है, बिजनेसमैन को एक्टिव इनकम आती है, जॉब में एक्टिव इनकम आती है। नेटवर्क मार्केटिंग है जिसमें पैसिव इनकम आती है। इसको अगर दूसरी भाषा में बात करें आरसीएम बिजनेस के अंदर, तो पैसिव इनकम के लिए नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस ज्वाइन करना चाहिए। दूसरा, सिक्योरिटी के लिए नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस करना चाहिए। अब ये सिक्योरिटी किस चीज का नाम है ना? सिक्योरिटी किसको बोलते हैं? सिक्योरिटी बोलते हैं कि आप जो काम करते हो उसमें आपको जो पैसा आता है वो आपकी काबिलियत से पैसा आता है। जैसे एक आदमी डॉक्टर है, उसने डॉक्टर बनने के लिए 25 साल मेहनत की, 25 साल पढ़ाई लिखाई की, खूब काम मेहनत की, एमबीबीएस एमडी किया, फिर प्रैक्टिस की, वो डॉक्टर बन गया और 5-10 लाख रुपए महीना कमाने लग गया। लेकिन वो डॉक्टर अपनी जो डिग्री है ना वो अपने बेटे के नाम पे ट्रांसफर नहीं कर सकता। जब तक वो दुनिया में रहेगा, जब तक काम करेगा, जब तक उस डॉक्टरी से, उस काबिलियत से उसके घर में पैसा आएगा। जिस दिन वो दुनिया को छोड़ के जाएगा उसकी काबिलियत उसके साथ चली जाएगी। नेता अपनी जो अपना पद है वो अपने बच्चों के नाम पे ट्रांसफर नहीं कर सकते। क्रिकेटर अपने पद को अपने बच्चों के नाम पे ट्रांसफर नहीं कर सकते। कोई भी आईएएस आईपीएस अधिकारी अपने पद को अपने बच्चों के नाम पे ट्रांसफर नहीं कर सकता। आज अगर हमारे पास में गवर्नमेंट जॉब है, गारंटी नहीं हमारे बच्चों को गवर्नमेंट जॉब मिले। और आपकी जॉब आप अपने बच्चे के नाम पे ट्रांसफर नहीं कर सकते। आप आईएएस हैं तो ऐसा नहीं है कि आप उस आईएएस की जो पोस्ट है, पद है, उसको अपने बेटे के नाम पे ट्रांसफर कर दोगे। नहीं, बेटे को आईएएस बनना है तो जीरो से वो करना पड़ेगा जो आपने किया। लेकिन ये दुनिया की एक ऐसी इंडस्ट्री है जहां पे जो आपने किया ना और जिस लेवल तक आप पहुंचे, आपके बच्चे उस लेवल के ऊपर से शुरू करेंगे। दुनिया में हर व्यक्ति का बेटा, हर व्यक्ति के बच्चे जीरो से स्टार्ट करते हैं। एक व्यक्ति ने जीरो से स्टार्ट करके डॉक्टर बना 25 साल बाद, उसका बेटा डॉक्टर बनना चाहता होगा, उसको दोबारा जीरो से स्टार्ट करना पड़ता है। क्रिकेटर के बेटे को जीरो से, नेता के बेटे को जीरो से स्टार्ट करना पड़ता है। लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग वालों के बेटे को, अगर आप इस बिजनेस में स्टार रूबी बन जाते हो और आप इस दुनिया से जो आया वो जाना पड़ेगा। जो आदमी स्टार रूबी बन गया और वो दुनिया से चला जाता है तो उसके बेटे की शुरुआत कहां से होगी सर? स्टार रूबी से होगी। डॉक्टर के बेटे की शुरुआत जीरो से होगी, यहां से शुरुआत स्टार रूबी से होगी। ये सिक्योरिटी इस इंडस्ट्री के अंदर मिलती है। जहां तक हम इस बिजनेस को लेके जाते हैं, हमारे बच्चों की शुरुआत वहां के बाद होती है। मैं अगर आज इस बिजनेस को 15 लाख 20 लाख पे लेके आया हूं मेरी इनकम, तो मेरे बच्चों की शुरुआत, मैं जब दुनिया से जाऊंगा ना, मेरे बच्चों की शुरुआत जहां पे मैं छोड़ के जाऊंगा, यूं का यूं बिजनेस, यूं की यूं पिन, यूं की यूं इनकम मेरे बच्चों के नाम पे ट्रांसफर होगी। उनकी शुरुआत वहीं से होगी, वहां से ऊपर होगी। तो सुरक्षा के लिए नेटवर्क मार्केटिंग करना चाहिए। नेक्स्ट, पर्सनल ग्रोथ के लिए नेटवर्क मार्केटिंग करना चाहिए। ये गजब की इंडस्ट्री है सर। हमने कभी जिंदगी में नहीं सोचा था कि हम ऐसे सूट पहनेंगे। मैं अगर अपनी लाइफ की बात करूं, मैंने कभी जिंदगी में आरसीएम बिजनेस से पहले शर्ट को पैंट के अंदर नहीं डाला था। मैंने कभी, शर्म आती थी कि शर्ट अगर पैंट के अंदर डालेंगे तो लोग क्या सोचेंगे। बट आरसीएम बिजनेस में जब आए और बीसी सर की ट्रेनिंग अटेंड की, बीसी सर ने कहा कि लोगों से अलग दिखना है आपको, पैंट के अंदर शर्ट को डालना स्टार्ट किया, मैंने टाई लगाना स्टार्ट किया, मैंने सूट पहनना स्टार्ट किया। ये एक ऐसी इंडस्ट्री है जहां पे एक आदमी की ना पर्सनल ग्रोथ होती है। खाली पैसा ही नहीं मिलता, खाली सिक्योरिटी नहीं मिलती, खाली पैसिव इनकम नहीं मिलती, पर्सनल ग्रोथ होती है। एक आदमी को ना एक कंप्लीट, बाहर की दुनिया में हम देखते हैं, मैं जहां पे रहता हूं यहाँ पे बहुत सारे लोग अरबपति हैं। अरबपति, अरबपति मतलब वो मेहनत करके अरबपति नहीं बने, वो जमीनों से अरबपति बन गए। लेकिन आज उनकी बात करने का जो तरीका है, उनके परिवार का जो अंदर का माहौल है, वो माहौल जीरो है। बट इस इंडस्ट्री में आने के बाद में किसी भी तरह का आदमी आता है, यहाँ पे अनपढ़ व्यक्ति ऐसे से बात करते हैं कि उससे बड़े बड़े पढ़े लिखे इंप्रेस हो जाते हैं। अनपढ़ लोगों के लिए लोग तालियां बजाते हैं यहाँ पे, क्योंकि उनकी बातों में ऐसा दम आ जाता है।
तो पर्सनल ग्रोथ के लिए नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस हमें करना चाहिए। सपनों को पूरा करने के लिए नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस करना चाहिए। ये एक बड़ी बात मैं बता रहा हूं आपको। सपनों को पूरा करने के लिए हर आदमी के सपने होते हैं, किसी के छोटे होते हैं, किसी के बड़े, किसी के कम ज्यादा, हर तरह के लोग हमारे बीच में बैठे होंगे। अगर हम रियल में सपनों को पूरा करना चाहते हैं, ये एकमात्र इंडस्ट्री है जो एक आम आदमी के सपने पूरे कर सकते हैं। हर जगह कंडीशन होती है, आप दुनिया में कोई भी काम करोगे उसमें कंडीशन है कि ये लोग इस काम को कर सकते हैं, ये इस काम को नहीं कर सकते, इस उम्र में इस काम को किया जा सकता है, इस उम्र के बाद नहीं किया जा सकता, आपकी इस काम में, इस नौकरी में एंटर करना है तो आपकी हाइट इतनी होनी चाहिए, आपका वेट इतना होना चाहिए। हर तरह की कंडीशन होती है दुनिया के किसी भी काम में। ये दुनिया की एकमात्र ऐसी इंडस्ट्री है जिसमें कोई कंडीशन नहीं है। एजुकेशन की कंडीशन नहीं है, एज की कंडीशन नहीं है। दुनिया में हर काम में कंडीशन होती है कि इस एज तक आप इस काम को कर सकते हो, उसके बाद नहीं कर सकते। जैसे डॉक्टर बनने की एक एज होती है, इंजीनियर बनने की एक एज होती है, यूपीएससी का एग्जाम देने की एक एज होती है। लेकिन ये दुनिया का एकमात्र ऐसा बिजनेस है जिसको आप किसी भी उम्र में कर सकते हो। 18 साल की कंडीशन है, वो आरसीएम बिजनेस की नहीं है, वो भारत के संविधान की कंडीशन है कि 18 साल से पहले आप किसी बिजनेस को नहीं कर सकते। तो कोई एज की कंडीशन नहीं है। 18 साल के बाद आप 20 साल के हो जाओगे, आप कर सकते हो। 40 साल के, 50 साल, 70 साल, 60 साल में गवर्नमेंट रिटायर कर देती है। 60 साल बाद गवर्नमेंट बोलती है कि आप अब काम करने के लायक नहीं बचे। लेकिन ये इंडस्ट्री में 60 साल के बाद लोग ज्वाइन करते हैं। अभी मेरी टीम में एक टेक्निकल अचीवर है, 76 ईयर एज है उनकी, 76 साल की उम्र में वो टेक्निकल अचीवर बने। तो आप किसी भी उम्र में इस बिजनेस को, आप 80 साल में इस बिजनेस को शुरू कर सकते हो, 90 साल की उम्र में आप आरसीएम बिजनेस को शुरू कर सकते हो। मैं तो एक ही चीज बोलता हूं, आपकी नबज चलनी चाहिए, आपका केवाईसी ओके हो जाएगा। और सपनों को पूरा करने के लिए इस बिजनेस को करना चाहिए। देखिए, बाहर की दुनिया में और आरसीएम की दुनिया में एक अंतर है। बाहर अगर आप 10,000 रुपए कमाते हो और आप चाहते हो कि मैं 5 लाख रुपए महीना कमाने लग जाऊं, जो नौकरी आप कर रहे हो, आप चाहते हो इसी नौकरी में मेरी सैलरी 10,000 से 5 लाख हो जाए, ऐसा पॉसिबल है? नहीं है। आपके हाथ में नहीं है। 10,000 से 11,000 करना भी आपके हाथ में नहीं है। ये एक ऐसी इंडस्ट्री है जहां पे आप 2,000 रुपए का चेक लेते हो ना, तो आप 2 लाख के बारे में सोच सकते हो और 2 लाख रुपए आपके पास आ सकते हैं। आप 2 लाख रुपए की इनकम पे पहुंचने के बाद आप 10 लाख रुपए की इनकम के बारे में सोच सकते हो और 10 लाख रुपए की इनकम आपके पास में आ सकती है। और सपनों को पूरा करने के लिए किस चीज की जरूरत है सर? सपनों को पूरा करने के लिए पैसे की जरूरत है। क्योंकि कोई भी किसी भी तरह का सपना पूरा करना चाहते हो, बिना पैसे सपने पूरे नहीं हो सकते। तो सपनों को पूरा करने के लिए इस इंडस्ट्री में आना चाहिए। मैं कई बार सोचता हूं, मैंने जब आरसीएम बिजनेस की शुरुआत की थी, अगर ये इंडस्ट्री नहीं होती तो शायद आज मैं कहीं 10,000, 12,000, 14,000 रुपए की नौकरी कर रहा होता। आज कई लाख रुपए महीना इनकम टैक्स जाता है, सर्विस टैक्स जाता है, जीएसटी जाता है। तो ये पावर इस इंडस्ट्री की है, पावर मेरी ही नहीं है। आज भी मेरे पास जो डिग्री है वो बीए फर्स्ट ईयर की डिग्री है, बीए सेकंड ईयर की भी डिग्री नहीं है। हिंदुस्तान की सबसे बड़ी जॉब होती है आईएएस की जॉब, और आईएएस का जो प्रमोशन होता है, आईएएस का जो प्रमोशन होता है वो कैबिनेट सचिव बनता है। और कैबिनेट सचिव की जो सैलरी होती है 2-2.25 लाख रुपए महीना होती है। अब कंपेरिजन करो, एक स्टार रूबी का जो चेक होता है वो 6-7-8 लाख रुपए महीना होता है। यानी एक आदमी कैबिनेट सचिव बन गया। कैबिनेट सचिव मतलब सबसे, हिंदुस्तान की सबसे बड़ी जॉब, और उसकी सबसे बड़ी प्रमोशन अगर आपकी हो गई तो भी 2 लाख रुपए सैलरी है। और एक आदमी आरसीएम का स्टार रूबी बन गया। दोनों में कितना बड़ा अंतर है? स्टार रूबी की इनकम 7-8 लाख रुपए, कैबिनेट सचिव की इनकम 2 लाख रुपए। पैसा खुदा नहीं है, लेकिन खुदा की कसम खुदा से कम भी नहीं है। दुनिया में कोई भी काम है ना सर, बिना पैसे आप कर ही नहीं सकते। पहले एक बार कमा के तो देखो, एक बार देखो, अमीर बन के देखो। मैं एक ही चीज बोलता हूं, एक बार आप अमीर बन के देखो। जो अमीरी का जो मजा है ना, उस मजे को एक बार चख के देखो। अगर आपको ज्यादा मजा ना आए ना अमीर बनने में, गरीब तो आप कभी भी बन सकते हो। गरीब बनना तो हमारे हाथ में है। सपनों को पूरा करने के लिए नेटवर्क मार्केटिंग करना चाहिए। अभी मेरा एक दोस्त है, वो पॉलिटिक्स में है, उसके साथ में कई बार सचिवालय जाने का मौका मिला। मैं देखता हूं सर कितना प्रेशर होता है कैबिनेट सचिव के ऊपर में, कितना कितना काम का बर्डन, कितना प्रेशर। 24 घंटे की जॉब होती है उसकी। और एक स्टार रूबी की लाइफ देखता हूं मैं, बड़ी शानदार लाइफ होती है, बड़ा एंजॉय करता है, मस्ती से जीवन जीता है वो। कभी फॉरेन टूर करता है, कभी वो फैमिली के साथ जाता है, कभी वो मीटिंग करता है, कभी वो किताबें पढ़ता है, कभी हिल स्टेशन पे चला जाता है, कभी 5 स्टार होटल में रुकता है। तो बड़ी शानदार जिंदगी होती है। कभी गाड़ी खरीद के ले आता है, कभी कुछ कर लेता है, कभी कुछ कर लेता है। तो सपनों को पूरा करने के लिए नेटवर्क मार्केटिंग करना चाहिए। ये एक ऐसी इंडस्ट्री है जो एक आम आदमी के सपने पूरे कर सकता है। कोई साइकिल चलाने वाला सोच सकता है कि 7 कार खरीद लेगा। ये इस इंडस्ट्री की पावर है सर। कोई 1,500 रुपए कमाने वाला सोच नहीं सकता बाहर की दुनिया में 15 लाख रुपए महीना कमाने लगेगा। ये इस इंडस्ट्री की पावर है, ये बिजनेस की पावर है सर, ये सिस्टम की पावर है। तो सपनों को पूरा करने के लिए इस बिजनेस को करना चाहिए। दूसरे लोगों की मदद अगर आप करना चाहते हो, देखिए हर आदमी के अंदर एक तड़फ होती है कि वो दुनिया के लिए कुछ करके जाए, वो देश के लिए कुछ करके जाए, वो लोगों के लिए कुछ करके जाए। और लोगों के लिए तो दूर की चीज है सर, अपने परिवार और अपने बच्चों के लिए लोग नहीं कर पाते, मजबूरी होती है उनकी। लेकिन एक इंडस्ट्री आपको मौका देती है, ये बिजनेस आपको मौका देता है। आप यहाँ पे आके आप जितने लोगों का
जो भला करना चाहते हो ना वो यहाँ पे भला कर सकते हो। मेरे अंदर कोई ताकत नहीं है सर, मेरे अंदर कोई पावर नहीं है। आज मेरी टीम में कई हजार टेक्निकल अचीवर हैं। आज मेरी टीम में सिस्टम की पावर की वजह से कई हजार, अपलाइनों के आशीर्वाद की वजह से कई हजार टेक्निकल अचीवर हैं, यानी कई करोड़ रुपए हर महीने मेरी टीम में बढ़ते हैं। ये पावर किसकी है? ये पावर इस इंडस्ट्री की है, मेरी पावर नहीं है। अगर आज आरसीएम को हटा दिया जाए ना तो शायद कोई 15,000 रुपए की नौकरी, जो एजुकेशन हमारे पास है उस एजुकेशन से 15, लेकिन इस इंडस्ट्री की पावर है सर, यहां से भी कुछ नहीं है, यहां से बहुत कुछ होना बाकी है। आप देश के लिए कुछ करना चाहते हो, इस इंडस्ट्री में जो लोग काम करते हैं ना वो इनडायरेक्ट इस देश का भला करने लग रहे हैं। क्यों भला कर रहे हैं? आपके घर में जो भी सामान आता है, लेकिन मैं सच्चाई होती है सर। एक चीज मैं बोलना चाहूंगा, बाहर की दुनिया में ना हर बिजनेसमैन टैक्स की चोरी करता है, लेकिन ये एक दुनिया की एकमात्र ऐसी इंडस्ट्री है जिसमें जीरो टैक्स चोरी होती है। जीरो टैक्स मतलब आप 1 रुपए का सामान खरीदोगे ना तो 1 रुपए के सामान का भी पक्का बिल आपको मिलेगा, यानी 1 रुपए के सामान के ऊपर भी गवर्नमेंट का जितना टैक्स बनता है वो टैक्स गवर्नमेंट को जाएगा। बाहर की दुनिया में आप जाके देखो, आप किसी दुकानदार से 50,000 का सामान लेते हो, वो बोलता है कि बिल मैं 10,000 का बना देता हूं। ऐसे बोलते हैं दुकानदार, ऐसे बिजनेसमैन करते हैं सर बाहर की दुनिया में। वो बोलते हैं कि मैं बिल 10,000 का बना देता हूं, सामान 50,000 का बिकता है, बिल 10,000 का बनता है। इसका मतलब क्या है कि जो टैक्स जाएगा वो 10,000 पे जाएगा गवर्नमेंट को, 40,000 पे टैक्स नहीं जाएगा। और ये जो हम टैक्स देते हैं, जो नेटवर्क मार्केटिंग में जितनी भी कंपनियां हैं, एथिकल कंपनियां हैं, वो लीगल 100% प्रोडक्ट, 100% बिलिंग से प्रोडक्ट जाता है, 100% प्रोडक्ट पे गवर्नमेंट को टैक्स जाता है। इनडायरेक्ट नेटवर्क मार्केटिंग आरसीएम बिजनेस क्या कर रहा है? देश का निर्माण करने लग रहा है। आज बहुत बड़ा वॉल्यूम होता है, बहुत बड़ा टैक्स आरसीएम से गवर्नमेंट को जाता है। पीछे काफी पुरानी बात मैं आपको बता रहा हूं, टैक्स के मामले में आरसीएम बिजनेस हिंदुस्तान में सेकंड पायदान पे आया था। ये पेपर के अंदर आया था, रिलायंस के बाद में दूसरे नंबर पे टैक्स में आरसीएम बिजनेस का नाम था। तो देश का विकास होगा, और जो टैक्स के रूप में पैसा जाएगा वो सड़कों पे लगेगा, इंफ्रास्ट्रक्चर पे लगेगा। तो इनडायरेक्ट हम क्या कर रहे हैं? देश का विकास करने लग रहे हैं। आपने सुना होगा एक समय बोलते थे कि हिंदुस्तान को लोग सोने की चिड़िया बोलते थे, और मैं विश्वास दिलाता हूं सर, जिस स्पीड से नेटवर्क मार्केटिंग, जिस स्पीड से आरसीएम बिजनेस आगे बढ़ने लग रहा है ना, आने वाले समय में वो दिन दूर नहीं कि दोबारा से हिंदुस्तान नेटवर्क मार्केटिंग और आरसीएम की वजह से सोने की चिड़िया नजर आएगा। समाज का निर्माण करते हैं सर यहाँ पे हम। जितने मर्जी बाहर की दुनिया में आप किसी के लिए कुछ नहीं कर सकते, लेकिन यहाँ पे आप हजारों, लाखों, करोड़ों लोगों के लिए बहुत कुछ कर सकते हो। उनको एक रोजगार दे सकते हो, एक अच्छा जीवन दे सकते हो। दुआएं मिलती हैं इस इंडस्ट्री में बहुत ज्यादा। जिस शख्स ने, सुरेंद्र वत्स सर ने मेरे को ज्वाइन करवाया था, मैं, मेरी पूरी परिवार, मेरी आने वाली 7 पीढ़ियां कभी सुरेंद्र वत्स जी को भूल नहीं सकती। उन्होंने मेरे को आरसीएम बिजनेस ज्वाइन करवाया। तो देश का विकास करते हैं, समाज का विकास करते हैं। अगर आप रियल में चाहते हो ना कि दुनिया में हिंदुस्तान नंबर 1 बने, तो नंबर 1 इस इंडस्ट्री के माध्यम से बन सकता है। ये बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, तो दूसरे लोगों की मदद आप। रीवा में लगभग 16 वर्षों से शासकीय सेवा करते हुए जिस मिशन में आज हम लोग यहाँ बैठे हुए हैं सीखने के लिए, ये राष्ट्रीय स्तर का बहुत बड़ा मिशन है जो लोगों को बीमारियों से और बेरोजगारी से और नए भारत के निर्माण के लिए सपना को लेके चल रहा है। ऐसे मिशन में हम लोग शरीक हुए हैं और लगभग 5.5 साल हुआ इस मिशन में जुड़े हुए, और गवर्नमेंट के द्वारा जो सैलरी 16 साल में हमको मिल रही है आज, वो आरसीएम 5.5 साल में देने लगे। 35,000 से ज़्यादा लोगों की टीम है, लगभग 35 लाख से ज़्यादा इस सिस्टम के माध्यम से हमारे परिवार में आ चुका है। मायने नहीं रखता कि हमको क्या मिलता है मायने रखता है, अब प्रश्न ये उठता है कि एक डॉक्टर क्यों कर रहा है, क्या ज़रूरत पड़ी, हमको आरसीएम ने क्या दिया। थोड़ी अपना हम बैकग्राउंड बताएंगे। पहले हमको लोग सिमरिया एरिया के जानते थे, रीवा में हमारी क्लिनिक है, वहाँ के कुछ लोग जानते थे। सिमरिया में चूँकि एरिया है, 16 साल से हम वहाँ हैं, तो लगभग उस एरिया के जो भी गांव हैं सब जानते हैं। लेकिन बिहार वाला हमको नहीं जानता था, पहले जानता रहा होगा, जम्मू वाला नहीं जानता था, आसाम वाला नहीं जानता था, उत्तराखंड उत्तरांचल वाले नहीं जानते थे, बिजराघव वाले, यहाँ वाले लोग हमको नहीं जानते थे। पहले जानते थे क्या? लेकिन आज हिंदुस्तान में ऐसा कोई राज्य नहीं है, कोई ऐसा स्टेट नहीं है जहां डॉक्टर के गौतम को लोग ना जानते। ये इस अभियान के कारण हुआ है, न कि डॉक्टरी के कारण। यहां भी कोई डॉक्टर होगा, लेकिन रीवा वाले उसको नहीं जानते। रीवा में बहुत अच्छे अच्छे डॉक्टर हैं, लेकिन बिजराघवगढ़ वाले लोग नहीं जानते। तो डॉक्टरी का एक अलग दायरा होता है, एक अलग स्थान होता है, जहां पर एक विशेष एरिया में लोग जानते हैं।
अब जब कोई बीमार होता है तो हम डॉक्टर के पास जाते हैं इलाज कराने, और डॉक्टर फीस लेता है और दवाई लिख देता है, फिर बोलता है 5 दिन बाद आना, और दवाई अगर सूट करी तो कुछ और बढ़ा देता है, नहीं करी तो कुछ दवाइयां चेंज कर देते हैं। अगर शुरू में 500 रुपए फीस लगी हो, दोबारा 200-250 रुपए में ऐसा होता है ना। तो डॉक्टर मतलब इलाज करता है, ये नहीं बताता कि ये जो बीमारी आपको हुई है वो क्यों हुई है। कोई बताता है? अगर बीपी हो गई तो डॉक्टर नहीं बताएगा कि बीपी क्यों हुई। अगर शुगर किसी को है तो कोई डॉक्टर ये बताने को तैयार नहीं है कि शुगर हुई क्यों, थायराइड हुई क्यों, कैंसर क्यों हुआ, पेट की बीमारी क्यों हो रही है, पाइल्स, बवासीर, भगंदर क्यों हो रहा है, महिलाओं में समस्याएं क्यों आ रही हैं, ये कोई बताने को तैयार नहीं है। क्यों? क्योंकि एक बार अगर हम बता देंगे तो वो मर्ज वाला फिर दोबारा मरीज हमारे पास नहीं आएगा। पहले हम भी नहीं बताते थे, कोई मरीज आता था तो तकलीफ पूछते थे, दवाई लिख देते थे। 200-250 मरीज रोज देखना है। अगर हम एक एक मरीज को उसकी बीमारी का कारण बताने लगेंगे तो हम मरीज नहीं देख पाएंगे। तो डॉक्टर अपना काम करता है, इलाज लिखा, फीस लिया, दवाई लिखा, जांच लिखा और छुट्टी। लेकिन अब हम ये बता रहे हैं कि ये आखिर में बीमारियां हो क्यों रही हैं। हमारे बताने से अगर किसी के घर से आज दवाइयों का खर्चा इतना ज्यादा हो गया है, 5,000, 6,000, 10,000 रुपए हर घर में दवाइयों में जा रहा है। कोई नागपुर भाग रहा है, कोई जबलपुर भाग रहा है, कोई बॉम्बे जा रहा है। बस लगी हुई है, यहाँ बस चलती है नागपुर के लिए। नागपुर कोई दर्शन करने नहीं जाता, नागपुर कोई पर्यटक स्थल नहीं है। यहाँ से बस में जाते हैं तो उसमें सारे मरीज रहते हैं और उसके परिजन रहते हैं, और इसके बाद भी नागपुर जाने के बाद भी समाधान नहीं मिल रहा। डॉक्टर कहते हैं थायराइड हो गई तो आपकी ये 25 mg की गोली जिंदगी भर चलेगी, जब तक आप जियोगे तब तक चलेगी। अगर शुगर हो गया तो मेटफॉर्मिन की गोली आपको खाना ही पड़ेगा, फिर मेटफॉर्मिन कुछ दिन बाद काम नहीं करेगी, फिर ग्लिमेप्राइड के साथ लेना पड़ेगा, फिर ग्लिमेप्राइड भी नहीं काम करेगी तो पायोग्लिटाजोन, वोल्गीबोस, एकारबोस ऐसी दवाइयां साथ में मिला के देंगे। एक ग्रुप की दवा नहीं काम करती, और 14 साल अगर कोई शुगर की दवा खा लिया तो फिर इंसुलिन लगने लगता है, फिर ये गोलियां काम नहीं करती। पहले बंदूक जो आती थी तो उसमें देखते थे कि उसको कंडा वगैरह उसमें भर के और फिर वो बंदूक बनाते थे। फिर गोली वाली आ गई, अब पिस्टन आने लगे, अब 56 राउंड की गोलियां आने लगी हैं। तो पहले जो होता था अब समय चेंज हो गया है, इसलिए दवाइयों का भी असर धीरे धीरे अब कम हो रहा है। एक दवा जब काम नहीं करती तो दूसरी डॉक्टर बदल देता है। इसी तरह बीपी की जब दवाइयां हम लेने जाते हैं तो बीपी की दवाइयां भी कुछ दिन तक एम्लोडिपिन काम करती है, फिर काम नहीं करती। फिर लोसार्टेन, टेल्मिसार्टेन ये गोलियां साथ में चलती है, एटिनोलाल चलती है ना। ये सारी दवाइयां फिर कॉम्बिनेशन के रूप में चलने लगती हैं। फिर कोलेस्ट्रॉल बढ़ने लगता है कुछ दिनों बाद, तो कोलेस्ट्रॉल की दवाई टोरवेस्टेटिन, रोसोवेस्टेटिन चलती हैं। फिर ये भी काम जब नहीं करती तो और उनका कॉम्बिनेशन आता है। धीरे धीरे इन दवाइयों का खाते 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 लीवर खराब होने लगता है। इन दवाइयों का साइड इफेक्ट होता है कि किडनी में क्रिएटिनिन और यूरिया बढ़ने लगता है। शुगर का मरीज अगर 20 साल दवाई खा लेता है तो किडनी की जांच कराइए, उसका क्रिएटिनिन और यूरिया बढ़े मिलेगा, पैरों में सूजन आ जाती है और धीरे धीरे किडनी डैमेज होने की कगार में चली जाती है। और फिर इसके बाद डॉक्टर बोलते हैं कि इस किडनी का डायलिसिस होगी। जब क्रिएटिनिन और यूरिया बढ़ जाता है तो डायलिसिस होगी। डायलिसिस कोई इलाज नहीं है, क्रिएटिनिन और यूरिया को कम करने के लिए उसकी सफाई कर देते हैं, जिससे क्रिएटिनिन और यूरिया ब्लड में नहीं जाता और यूरिन के थ्रू निकलने लगता। तो ये सारी दवाइयां क्या 25-26 साल पहले ऐसी बीमारी हुआ करती थी? होती थी? नहीं होती थी। 25-26 साल पहले न इतना ज्यादा बीपी होता था, न इतना ज्यादा शुगर होता था, न थायराइड के मरीज हुआ करते थे, न फैटी लीवर था, न इतना ज्यादा कैंसर था, न हार्ट अटैक से इतने ज्यादा लोगों की मृत्यु होती थी, न लकवा इतना ज्यादा लगता था, न ब्रेन हेमोरेज इतना ज्यादा होता था। आज क्या हो गया कि हर घर में ऐसे मरीज पैदा हो रहे हैं। इसमें हमको आपको सोचने के लिए मजबूर होना चाहिए।
अगर हम आप नहीं सोच रहे हैं तो मतलब कहीं ना कहीं हमारे अंदर कमी है, उसको हमको ठीक करने की जरूरत है। पहले के लोगों की लाइफ स्टाइल, पहले के लोगों की दिनचर्या, पहले के लोगों का खान पान अलग था। आज सारी चीज बदली है, इसलिए बीमारी हमारे घर के अंदर प्रवेश कर रही है। अभी आप लोग देखेंगे इंदौर में नवंबर, दिसंबर, जनवरी 2-3 महीने के अंदर लगभग 7 से 8 बच्चे, जो माँ बाप अपने इकलौते जिगर के टुकड़े को पढ़ाने के लिए इंदौर भेजते हैं, कोटा भेजते हैं तैयारी कराने के लिए कि नीट की तैयारी करेगा, जेई की तैयारी करेगा, पीएससी की तैयारी करेगा, वो बच्चे वहां के हॉस्टल के खान पान के कारण, खराब तेल यूज होने के कारण, खराब सामान यूज होने के कारण उन हार्ट अटैक उन बच्चों को हो रहा है। सोचिए, जिसका एक लौता बच्चा हो और उसके माँ बाप कैसे उसको भेजते होंगे अपने पास से, और वो बच्चा जाता है कोचिंग में पढ़ता है और कोचिंग में पढ़ते पढ़ते टेबल के अंदर ही उसकी डेथ हो जाती है। क्या हम आप अपने आप को माफ कर सकते हैं? किसी के घर का बच्चा हो, किसी के घर का चिराग हो, अगर वो बच्चा गया इस दुनिया से तो हम अपने आप को माफ करने योग्य नहीं मानते। और ये रोज घटनाएं हो रही हैं, ये कपोल कल्पित नहीं है, रियल घटना है। आप लोग देखते हैं, सुनते हैं टीवी न्यूज में, लेकिन हमको आपको पीड़ा इसलिए नहीं होती क्योंकि लगता है कि हमारे घर का बच्चा नहीं है। हमको इसलिए पीड़ा होती है, लगता है कि हमारे घर का बच्चा है, और इसलिए हम रीवा से यहाँ चल के आते हैं और बताते हैं कि अगर एक भी बच्चे की हम लोगों ने जिंदगी बचा ली हार्ट अटैक से, तो मान लीजिए कि हमारा जो मानव का शरीर मिला हो सार्थक हो गया। अपने लिए तो दुनिया काम करती है, अपने लिए तो दुनिया काम करती है, दूसरों के लिए काम करने की जरूरत है, दूसरे के लिए जीने की जरूरत है। हम ये नहीं कहते कि आप आरसीएम करिए, हम ये नहीं कह रहे कि आप आरसीएम करिए, लेकिन अगर आरसीएम के माध्यम से किसी बच्चे की जिंदगी बच रही है, कोई बच्चा असमय में मरने से बच रहा है, तो जरूरी है कि आरसीएम करिए। केवल समाधान क्यों है, इसकी भी बात अभी हम करेंगे। आज 24 साल, 25 साल से लेकर 45 साल के लोगों को हार्ट अटैक हो रहा है। हर 33 सेकंड में एक आदमी हार्ट अटैक से मर रहा है। पहले हार्ट अटैक 60 साल से ऊपर वाले लोगों को हुआ करता था, अब बच्चों को हार्ट अटैक हो रहा है, युवाओं को हार्ट अटैक हो रहा है। सोचिए, जिसका कभी बीपी नहीं बढ़ा, जिसका कभी कोलेस्ट्रॉल नहीं बढ़ा, जो व्यक्ति दुबला पतला है, फैट भी नहीं है, उसको हार्ट अटैक हो रहा है, उसको हार्ट अटैक हो रहा है। तो आखिर में ऐसे लोगों को हार्ट अटैक क्यों हो रहा है? हम कारण पे जाएं कि लोग अपने वालों से कुछ बता नहीं पाते। पता चलता है कि शाम के वो खाना खा के बेड में गया, सुबह बेड में ही रह गया, उठ नहीं पाया। अभी हमारे रीवा शहर में 35 साल का पार्षद संजय सिंह दोपहर में सो के उठा, अपनी बिटिया को बोला कि चाय बनवा के लाइए मम्मी से। वो बेचारी चाय बनवाने गई और चाय लेके जैसे आई वैसे वो लुढ़के पड़ी थी। मतलब वो कुछ अपने अंदर की बात अपने लोगों से बता नहीं पा रहे लोग। कब किसको अटैक मार दे कोई नहीं जानता। आज हम बोल रहे हैं, कल ना बोले, कोई नहीं जानता। और ये घटनाएं अफवाह नहीं है, रोज हो रही हैं, और हम उसी समाज में जी रहे हैं। लेकिन हमारा आपका दोष नहीं है, हमको आपको बताया नहीं गया कि हार्ट अटैक क्यों हो रहा है। अगर हमको आपको बताया होता तो निश्चित है कि हम कुछ लोगों की जिंदगी बचा सकते थे।